हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 4। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नेम है भोजन के अवयव। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा परिचय। प्राणी मात्र के जीवन के लिए भोजन का सर्वाधिक महत्व है। ठीक है, मतलब जो हम प्राणी हैं हमारे लिए भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, भोजन के बिना जीवन नहीं चल सकता। भोजन की आवश्यकता भूख के रूप में अनुभव होती है। भोजन द्वारा भूख तो शांत हो जाती है, परंतु वास्तव में शरीर के रख रखाव, वृद्धि, स्वास्थ्य एवं क्रियाशीलता के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। स्वस्थ रहने के लिए मानव को रोग मुक्त होना चाहिए। रोग मुक्त रहने के लिए हमारे शरीर के सभी अंगों तथा अंग तंत्रों को सामान्य रूप से काम करते रहना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए तथा स्वच्छ जल पीना चाहिए। भोजन में कुछ ऐसे विभिन्न पदार्थ विद्यमान होते हैं जो शरीर की वृद्धि, मरम्मत, रखरखाव तथा ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे पदार्थ पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा की मापन इकाई कैलोरी होती है। यह ऊर्जा का एक मात्रक है। ओके, हमारी बॉडी को कैलोरी की जरूरत होती है, तो वो हमें किससे मिलती है? खाने से मिलती है। शरीर की ऊर्जा आवश्यकताएं कुछ कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे मनुष्य की आयु, लिंग, व्यवसाय, कार्यक्षेत्र, विकास की अवस्था आदि। उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। हमें सदा पौष्टिक भोजन उचित मात्रा में ही लेना चाहिए, अन्यथा शरीर में कई प्रकार के विकार होने की आशंका होती है। ओके, प्राय हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन अवश्य होना चाहिए। ओके, हमारे जो खाना होता है उसमें अन्न से बना हुआ एक व्यंजन होना चाहिए। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का बना कोई व्यंजन या सब्जी हो सकती है। इसके साथ ही इनमें दही, रायता, सलाद तथा अचार आदि भी शामिल हो सकते हैं। ओके, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन व्यंजनों को सम्मिलित नहीं कर पाते। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि सदैव इस प्रकार के व्यंजन खा सकें, और तथा कुछ लोग अपने भोजन के प्रति लापरवाह भी होते हैं और वे उचित व अनुचित का ध्यान किए बिना कैसा भी आहार ले लेते हैं। कभी कभी हमें न चाहते हुए भी परिस्थितिवश असंतुलित भोजन करना पड़ जाता। ठीक है, वास्तव में सत्य यह है कि हमारे आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते। ठीक है, और इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है, हमारी हेल्थ पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, भोजन का वर्गीकरण। अब हम भोजन का किस तरह से वर्गीकरण करते हैं। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपोद अथवा जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची खाद्य सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक सम्मिलित होते हैं। यही घटक हमारे भोजन के पोषक तत्व जो हैं कहलाते हैं। ठीक है, शरीर में भोजन की उपयोगिता के आधार पर भोजन के पोषक तत्वों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले ऊर्जा प्रदान। जिन खानों से हमें ऊर्जा मिलती है। काम करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन में विद्यमान कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से प्राप्त होती है। ठीक है, सेकंड है शरीर का निर्माण करने वाला भोजन, जो हमारी बॉडी का निर्माण करता है। भोजन के ऊतकों की वृद्धि एवं मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखने के लिए हमें प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर का निर्माण करने वाला भोजन भी कहते हैं। फिर है रक्षक भोजन। विटामिन, खनिज, लवण तथा जल शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, अतः इन घटकों से युक्त भोजन की रक्षक भोजन कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व। भोजन को उसके पोषक तत्वों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। पोषक तत्वों के आधार पर भोजन को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, अलग अलग जिससे हमें पोषण मिलते हैं तो उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन C, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O से बने कार्बोनिक यौगिक हैं। इस सामान्य सूत्र CnH2ON है। हमारे भोजन में अधिकांशतः कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के ईंधन हैं, अर्थात ये हमारे शरीर की ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ये हमारे भोजन के रचनात्मक तत्व भी होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में भविष्य में उपयोग के लिए संचित भी हो जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य स्रोत क्या हैं? शर्करा, गन्ना, गुड़, शहद, फल, चुकंदर। ओके, फिर है मंड। मंड में अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आदि, आलू, शकरकंद आदि। ओके,
कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति खाद्य पदार्थों में आयोडीन, विलयन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा की सहायता से मालूम की जा सकती है। ये परीक्षण सरल है परंतु इन्हें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी भी रसायन को चखने अथवा खाने का भूलकर भी प्रयास ना करें। इनमें से हमें चखने की जरूरत नहीं होती है। ये जो आपके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वरन यहाँ तक संभव हो इस प्रकार के प्रयोग विद्यालय की प्रयोगशाला में अपने अध्यापक की उपस्थिति में ही आपको करने चाहिए। नेक्स्ट आता है वसा। वसा भोजन के 3 प्रमुख घटकों में से एक है। यह उच्च ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक है। वास्तव में कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा की मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। वसा में कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में अधिक ऑक्सीजन होती है, अतः ऑक्सीकरण के दौरान ये कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वसा वास्तव में वसीय आलमों का ईस्टर होता है। भोजन प्रदत्त ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में वसा के रूप में संग्रहित हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि जीवों में ऊर्जा बैंक की तरह कार्य करती है। नारियल के तेल के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के तेल कक्ष तापमान पर सदैव द्रव अवस्था में रहते हैं। नारियल का तेल कम तापमान पर जम जाता है परंतु वसा ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट, वसा के प्रमुख कार्य। वसा जीवों को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करती है। वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट, वसा के स्रोत क्या होते हैं? सबसे पहले है पादप वसा अथवा घोल। भोजन को पकाने तथा तलने में प्रयुक्त किया जाने वाला तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, बादाम का, काजू का, अखरोट का, ये सब तेल होते हैं। फिर आता है जंतु वसा। ओके, दूध, मक्खन, मलाई, देसी घी, पनीर, मांस आदि ये सब जंतु आपके वसा होते हैं। थर्ड आता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन भोजन के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के बने कार्बनिक यौगिक हैं। कुछ प्रोटीन में सल्फर, फास्फोरस तथा कई धातुओं भी मिश्रित होती हैं। प्रोटीन घटक शरीर का निर्माण तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी करते हैं। ये शरीर में लगभग 4 किलो कैलोरी ग्राम ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन जीवों की लगभग सभी जैविक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। प्रोटीन के कुछ कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे प्रोटीन शरीर के निर्माणक तत्व कहलाते हैं क्योंकि ये शरीर के निर्माण में सहायता करते हैं। ये क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत करते हैं तथा मृत कोशिकाओं तथा ऊतकों की पूर्ति करते हैं। कुछ प्रोटीन भोजन को पचाने तथा अन्य उपापचयी क्रियाओं में सहायता करते हैं। ऐसे प्रोटीन एंजाइम्स कहलाते हैं, इन्हें हम एंजाइम्स बोलते हैं। कुछ प्रोटीन हीमोग्लोबिन, नाखून, बाल, त्वचा एवं पेशियों जैसी शरीर के अवयवों को बनाने में सहायता करते हैं। रेशम के कीड़े का रेशमी धागा तथा भेड़, रीछ आदि जंतुओं की ऊन भी प्रोटीन तंतुओं से बनी होती है। ओके, कुछ जो प्रोटीन है वो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटीन के स्रोत। पहला पादप स्रोत, दालें, पत्तियां, सोयाबीन, गिरियां आदि। ठीक है, फिर जंतु स्रोत, दूध, मांस, मछली, पनीर, अंडा आदि। ओके, नेक्स्ट आता है विटामिन्स। विटामिन्स कई कार्बन यौगिकों का एक वह समूह है जो शरीर के एंजाइम्स की समस्या क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं। सामान्यतः विटामिन्स हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं, खाने से ही हमें विटामिन्स मिलते हैं। ठीक है, पौष्टिकता प्रदान करने के लिए विटामिन का अत्यंत अल्प मात्रा में होना ही पर्याप्त होता है। फिर भी स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए शरीर में इनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। ओके, नेक्स्ट, विटामिन के कार्य। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। शरीर की सामान्य वृद्धि तथा शरीर के रखरखाव के लिए भी विटामिन आवश्यक होते हैं। विटामिन अच्छी दृष्टि, अस्थियों की वृद्धि, स्वस्थ दांतों, मसूड़ों तथा रुधिर के स्कंद, थकान जमना के लिए भी आवश्यक होते हैं। जीवों में एंजाइम्स की क्रिया के लिए भी विटामिन आवश्यक होते हैं। एंजाइम्स की क्रिया में सहायता करने वाले विटामिन को सह एंजाइम्स कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा तथा प्रोटीन के उपयुक्त उपयोग के लिए भी विटामिन जो है वो आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट, विटामिन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए, विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रमुख विटामिन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के आदि उल्लेखनीय हैं। ओके,
विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी हम कहते हैं। ओके, विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी कई रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करता है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। ओके, विटामिन के स्रोत, पादप स्रोत फल सब्जियां, जंतु स्रोत मांस मछली, यकृत तेल दूध मक्खन आदि, और प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट आता है खनिज लवण। अब देखिए बेटा, खनिज लवण क्या है? हमारे शरीर के पोषक तत्वों के रूप में खनिज लवणों की भी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर के उचित विकास के लिए तथा उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए खनिज लवण आवश्यक हैं। विटामिन की ही भांति हमारे शरीर के खनिज लवणों में भी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। फिर भी यह हमारे आहार का महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि हमारे शरीर इन्हें स्वयं नहीं बना सकता। ओके, अब खनिजों के कार्य। खनिज शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। शरीर की उचित वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए भी खनिज आवश्यक होते हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे खनिज अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लौह तत्व आवश्यक होता है। ठीक है, फिर है खनिज शरीर में पेशियों के सिकुड़ने, रुधिर में स्कंद, थकान जमने तथा तंत्र के आवेगों के संचार के लिए भी आवश्यक होते हैं, जरूरी होते हैं। नेक्स्ट, खनिजों के स्रोत हैं मांस मछली दूध दालें सब्जियां आदि। ओके, अब यहाँ पर आपको ये टेबल दी हुई है जिसमें खनिज और विटामिन के डिफरेंस बताया हुआ है। खनिज अकार्बनिक पदार्थों का वह समूह होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों की सामान्य क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है, और विटामिन जो है वो कार्बनिक यौगिकों का समूह होता है। खनिज हमें भोजन तथा जल से मिलता है, विटामिन हमारे ग्रहण किए गए भोजन से मिलता है। ओके, शरीर की आवश्यकता के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्य पोषक और गौण पोषक। विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, विटामिन जल में विलेय विटामिन तथा वसा में विलेय विटामिन। हमारा शरीर किसी भी प्रकार का खनिज नहीं बना सकता, लेकिन कुछ विटामिन हमारा शरीर बना लेता है। ठीक है, जैसे विटामिन डी। ओके, आहार में खनिजों की कमी से शरीर को कुछ खनिजहीनता जन्य रोग लग जाते हैं, जैसे गाइटर रोग, ठीक है, उदाहरण में आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, लोहा, जंग। आहार में विटामिन की कमी से शरीर में विटामिन की हीनता हो जाती है, जन्य रोग लग जाते हैं, जैसे स्कर्वी रोग। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी इनकी डेफिशिएंसी से। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा जल। जल हमें पता है जो हमारी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है ना। चलिए, जल समूचे जीवन का सार है। हमारे शरीर का 60 से 70% भाग जल द्वारा ही निर्मित है। यह पौधों के लिए भी आवश्यक है। दूध, लार तथा रुधिर जैसे सभी द्रवों में भी जल होता है। जल के कार्य, जल भोजन को पकाने, पचाने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका संवहन करने में सहायता प्रदान करता है। जल लार तथा रुधिर जैसे शरीर के द्रवों का निर्माण करता है। यह शरीर के अवशिष्ट पदार्थों जैसे मल मूत्र तथा पसीना आदि को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखने का कार्य भी करता है। यह रुधिर संचार तथा कोशिकीय क्रियाओं में भी सहायक होता है। ओके, नेक्स्ट, जल के स्रोत। सब्जियों तथा फल ये हैं। पेय पदार्थ, हमें पेय पदार्थों से भी जल प्राप्त होता है, चाय, कॉफी, फलों का रस, सामान्य जल, दूध तथा सोडा वाटर आदि। कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, मतलब ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2 होता है, दैट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर CO2 एंड 6H2O, ये हमें मिलता है। ओके, चलिए आगे हैं भोजन के प्रकार, भोजन के संघटक, कार्य और स्रोत। ठीक है, भोजन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर निर्माण करने वाले और आवश्यक घटक तथा आवश्यक रक्षक। ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स और वसा से। ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ओके, गेहूं, गन्ना, चावल, मक्का, मांस, अंडे, मक्खन, घी, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है, जिसमें रचनात्मक घटक होते हैं, भोजन का पालन, एंजाइम्स। मांस, अंडे, दूध, पनीर, दालें, फलियां, ये सब शरीर का निर्माण करते हैं। आवश्यक घटक में विटामिन,
खनिज, जल और रुक्षांशु हैं। विटामिन सब्जी, फल, अंडे से मिलता है हमें, जो हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं। खनिज जो है भोजन संतुलन करते हैं, दूध, अनाज, पत्तेदार सब्जियां। भोजन का पाचक जो है वो आपका पदार्थ, पेय पदार्थ ग्लूकोज है। और शरीर में जल मतलब ठहराव के लिए कवच, जो फल व सब्जियों से होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रुक्षांश मतलब आहारी रेशे। हमारे शरीर के लिए रुक्षांश आहारी रेशे भी भोजन का एक आवश्यक घटक है। हमारे शरीर में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पदार्थों जैसे साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, फल एवं सब्जियां आदि हैं। यद्यपि रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, तब भी हमारे भोजन की आवश्यक घटक है। ठीक है, ये भोजन से मिलकर उसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुद्रांश फलों, सब्जियों तथा पौधों के रेशेदार भाग होते हैं। जो लिक्विड पार्ट होता है ये सेलुलोज नामक एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके रुक्षांश के कार्य। अब इसके क्या कार्य होते हैं? रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं तथा कब्ज को रोकते हैं। यह शरीर में जल को रोके रखने में सहायक होते हैं। भोजन को भलीभांति पचाने के लिए रुक्षांश का होना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। नेक्स्ट है रुक्षांश के स्रोत। फल, सब्जियां, सलाद, दलिया, भुट्टा आदि ये सब इनके स्रोत होते हैं। अब है परिचय। हम पूरा दिन में जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले संतुलित आहार। हमारे शरीर की वृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में भी सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न तो अत्यधिक हो और न ही बहुत कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश व जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। वह आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में विद्यमान हो, संतुलित आहार उन्हें कहते हैं। ठीक है, अब ये आपको एक टेबल बनानी है अपने पाठ्य सहपाठियों से। उनके प्रतिकालीन दोपहर तथा रात के आहार की आपको सूची बनानी है। वो दिन में क्या खाते हैं, फिर लंच में क्या खाते हैं। ठीक है, संतुलित आहार के विभिन्न घटकों के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, जल व रुक्षांश आदि आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संतुलित आहार का महत्व। अब इनका महत्व क्या होता है? संतुलित आहार शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे शरीर के अंगों, ऊतकों तथा कोशिकाओं की पूर्ति तथा मरम्मत के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे पदार्थ प्रदान करता है। ठीक है, यह शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। यह शरीर की उचित वृद्धि में भी सहायता करता है। इनमें विटामिन, खनिज, वसा, अम्ल, अमीनो अम्ल जैसे अनिवार्य पोषक तत्वों की प्राप्ति मात्रा विद्यमान होती है। ओके, नेक्स्ट आप यह सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के लिए एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। क्या आप भी यह सोचते हैं कि हमारे संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप प्रातः, दोपहर व रात को जो भी कुछ खाते हैं उनकी विविध तालिका तैयार कीजिए। ओके, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित दालें, किण्वित भोजन, इडली, मिस्सी रोटी, थेपला, केला, पालक, गुड़, सत्तू, सब्जियां, मौसम के फल तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए निर्धन व्यक्ति भी अल्प व्यय करके संतुलित आहार कर सकता है। ओके, नेक्स्ट संतुलित आहार की आवश्यकता। संतुलित आहार अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखता है। हमें सदा उचित प्रकार का भोजन उचित मात्रा में ही करना चाहिए। ऐसा ना करने से कई प्रकार के विकार शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। ओके, सबसे पहले अति भोजन विकार। बहुत अधिक भोजन खाने से अपच व बेचैनी होती है। अल्प भोजन का, बहुत कम भोजन खाने से शरीर का कमजोर होना एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता का घट जाती है। फिर है कुपोषण, आहार में पोषक तत्वों की कमी, जब हमें पूरे आहार नहीं मिलते हैं। ओके, अतः स्पष्ट है कि भोजन की अधिक अथवा अल्प मात्रा लेने से शरीर में कुपोषण हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को संतुलित भोजन ही लेना चाहिए। कभी कभी एक ही प्रकार का भोजन
पर्याप्त मात्रा में भरपेट खाने से भी हमें संतुलित आहार नहीं मिल पाता। उदाहरणार्थ अत्यधिक वसायुक्त या कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन शरीर को शक्तिशाली नहीं वरन स्थूलकाय बना देता है। हमें अपने भोजन की आदतों को बदलते रहना चाहिए तथा सदैव संतुलित आहार लेने का प्रयास हमें करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कुछ दैनिक खाद्य पदार्थों का महत्व। अब कुछ पदार्थों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमारे भोजन में गेहूं, चावल, मक्का, चना, बाजरा जैसे अनाज प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, उचित मात्रा में लिए गए ये अनाज हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार के भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। प्रोटीन हमें दालों, फलों, मटर, मांस, दूध तथा अंडे से प्राप्त होते हैं। ये हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं, हमारी बॉडी को ये डेवलप करते हैं। फलों तथा सब्जियों से हमें विटामिन तथा खनिज तत्व प्राप्त होते हैं। पत्ता गोभी, पालक, भिंडी तथा फलियों जैसी सब्जियों में रेशे अर्थात रुक्षांश होते हैं। ये हमारे शरीर में भोजन को गतिशील बनाने में सहायक होते हैं। विशेष मौसम में उपलब्ध फलों एवं सब्जियों का पोषण मात्रा बहुत सही होता है। विशिष्ट मौसम में से फल व सब्जियां बहुतायत से उपलब्ध होती हैं, अतः ये ताजे भी होते हैं और अपेक्षाकृत सस्ते भी। हमें मौसम के फलों व सब्जियों के आहार में सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, हमें उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं होता वरन इनको उचित तरीके से पकाना भी आवश्यक है ताकि उसके पोषक तत्व नष्ट ना हो पाए। फलों और सब्जियों का छिलका उतारकर पकाने से उनका विटामिन के नष्ट होने की संभावना हो जाती है। सब्जियों और फलों की त्वचा में कुछ महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल व दालों को भी बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन व कुछ खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। भोजन पकाने से उसे पचाने में आसानी होती है तथा वह भोजन स्वादिष्ट भी लगता है, परंतु पकाते समय भोजन के कुछ पोषक तत्व नष्ट होने की संभावना रहती है। हमें भोजन पकाते समय उनमें आवश्यकता के अनुसार ही पानी डालना चाहिए। उस पानी को फेंकने से उसके कई लाभदायक जो तत्व हैं वो प्रोटीन हैं, खनिज लवण की हानि भी हो जाती है। ठीक है, भोजन पकाते समय उसमें उपस्थित विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाते हैं। हमें अपने आहार में फल व कच्ची सब्जियां शामिल करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये आपको यहाँ टेबल दी हुई है। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी अनाज आपको 320 ग्राम, पके हुए भोजन 10 कप, गेहूं 160 ग्राम, चावल 160। तो ये आपको टेबल दी हुई है, आपको कितना खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अभावजन्य अथवा हीनताजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक चलती रहती है तो यह व्यक्ति उसके अभाव से पीड़ित हो जाता है। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का हमारे शरीर में अभाव होने से हमारे शरीर में रोग अथवा व्रतिक्तियां होने की स्थिति हो जाती है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं अभावजन्य तथा हीनताजन्य रोग कहलाते हैं। ठीक है, मतलब किसी चीज की कमी से हमें कोई रोग होता है, ओके, उसे हम अभावजन्य या हीनताजन्य रोग कहते हैं। पोषक तत्वों के अभाव के कारण कुछ होने वाले कुछ सामान्य रोग का वितरण देखिए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होने वाले रोग। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से हमें भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से सुस्ती, शारीरिक क्षमता में कमी तथा थकावट का अनुभव होता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से स्थूलता और श्वसन तंत्र में असामान्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फिर आता है वसा की कमी से होने वाले रोग। अब वसा की कमी से हमें क्या, वसा की कमी से त्वचा खुश्क और खुरदरी हो जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है तथा दृष्टि कमजोर हो जाती है। ओके, भोजन में वसा की अधिकता से यकृत तथा अग्नाशय निष्क्रिय होने लगते हैं। ठीक है, फिर है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। दैनिक आहार में प्रोटीन की कमी से बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, कद छोटा रह जाता है, शरीर का भार सामान्य नहीं रह पाता है तथा पेशियों का विकास भी शिथिल पड़ जाता है। प्रोटीन के सामान्य से अधिक उपयोग से यकृत को क्षति पहुंचती है। ओके, तो ये आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, इनके ना होने से ये सब आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
आहार में जल की कमी से होने वाले रोग। अब पानी की कमी से देखिए क्या क्या हो सकता है। दैनिक आहार में जल की कमी से थकावट, सिर दर्द, वृक्क संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जल त्वचा को नरम बनाए रखने में भी सहायक होता है। जल की कमी से मानसिक रोग होने की संभावना भी आपकी बढ़ जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारी व्यक्तिगत स्वास्थ्य। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाओं को अपनाना व्यक्तिगत स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। व्यक्ति के जीवन जीने का ढंग भी उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, जैसे धूम्रपान करना, शराब पीना, नशीली दवाएं लेना तथा अधिक व अनियमित रूप से भोजन करना भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अधिक समय तक बैठकर काम करना, शारीरिक श्रम की कमी, तला भुना भोजन अधिक लेना तथा अत्यधिक ठंडे अथवा गर्म पेय पीने से भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ओके, लंबे समय तक टीवी देखने तथा ऊंची आवाज में रेडियो सुनने से भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जीवन में कुछ स्वास्थ्य तौर तरीके को अपनाना आवश्यक होता है। उचित तथा पर्याप्त भोजन लेना, उचित विश्राम तथा निद्रा लेना, शारीरिक व्यायाम करना, प्रसन्नचित्त रहना भी उत्तम स्वास्थ्य के आवश्यक अंग होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यक्तिगत स्वच्छता के नियमों को अपनाना भी आवश्यक होता है। ओके, हमारे पर्यावरण में जीवाणु जैसे कई सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर पर चिपक जाते हैं तथा कभी कभी विभिन्न माध्यमों से शरीर के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। अतः हमें अपने सभी अंगों को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके लिए आपको नियमित निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे हमें अपने नाखून को नियमित रूप से काटकर छोटा रखना चाहिए, ठीक है, तथा उन्हें भली भांति साफ रखना चाहिए। आप अपने नेल्स को हमेशा साफ रखने चाहिए आपको, ठीक है। भोजन करने के बाद और बाद में अपने हाथों को स्वच्छ जल व साबुन से धोकर पोंछना चाहिए। शौच आदि के बाद भी हमें स्वच्छ जल व साबुन से हाथ धोने चाहिए, ठीक है। हमें अपनी आंखों, कानों तथा नाक आदि की भी भली भांति सफाई करनी चाहिए, ठीक है। हमें शरीर के बाह्य तथा आंतरिक रोगों की स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा स्वच्छ जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विभिन्न शारीरिक अंगों की देखभाल। बाकी के जो शारीरिक अंग हैं उनकी हम देखभाल कैसे करेंगे। आंखों की स्वच्छता। कैसे आंखों की स्वच्छता करें? अपनी आंखों की प्रतिदिन स्वच्छ जल से सफाई करनी चाहिए। मंद तथा तीव्र प्रकाश में कार्य करने से बचना चाहिए। कभी भी चलती हुई ट्रेन या बस आदि में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। बाहरी चोट एवं धूल कणों से आंखों को बचाना चाहिए। आंखों को कभी भी मसलकर साफ नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वच्छ जल एवं रुई से इनकी सफाई करनी चाहिए। लंबे समय तक न तो लगातार टीवी देखिए और न ही कंप्यूटर पर काम कीजिए। आंखों को सूर्य के तीव्र तथा सीधे पड़ने वाले प्रकाश से भी हमें बचाना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट हमारा सन का कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कंजक्टिवाइटिस। आंखों का एक अति संक्रामक रोग है। यह रोगी व्यक्ति के वस्त्रों, तौलिए तथा अन्य वस्तुओं के स्पर्श से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाता है। इस रोग का प्रभाव होने पर आंखें लाल हो जाती हैं, पलकें सूज जाती हैं, आंखों से पानी बहने लगता है तथा उनमें दर्द एवं जलन होने लगती है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखकर इस रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने से रोका जा सकता है, ठीक है। फिर है कानों की स्वच्छता। अब आपको अपने कान भी साफ रखने चाहिए, ओके। कानों की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए तथा कान के मैल को निकालने के लिए सुई, पिन, तिनके अथवा दिया सलाई का प्रयोग भूलकर भी न करें। आपको बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि ईयरबड से सावधानी पूर्वक मैल को बाहर निकालें। बाहरी कान को साफ पानी से धोइए, ओके। नेक्स्ट, नाक की स्वच्छता। नाक की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। नाक को कभी किसी गंदे कपड़े या उंगली से साफ मत कीजिए। आप ऐसे करते हैं गंदे से, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। बालों की स्वच्छता। जल तथा किसी अन्य शैम्पू से बालों को नियमित रूप से धोइए। बाद में सूख जाने पर बालों में तेल लगाइए तथा अच्छी तरह कंघी कीजिए। बालों में रूसी व गंदगी न होने पाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है त्वचा की स्वच्छता। त्वचा को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन 2 बार स्वच्छ जल एवं साबुन से स्नान कीजिए। इससे त्वचा की मैल हट जाएगी तथा उसके रंध्र छिद्र
खुले रहेंगे। शरीर के सभी अंग पोंछने वाले तौलिए साफ सुथरा होना चाहिए। त्वचा पर तेल अथवा क्रीम लगाइए जिससे उसमें दरारें न पड़े तथा वह चिकनी बनी रहे। ठीक है। नेक्स्ट, पैरों की स्वच्छता। प्रतिदिन स्वच्छ जल तथा साबुन से पैरों को अच्छी तरह से साफ कीजिए। पैरों के बड़े हुए नाखूनों को नियमित रूप से काटते रहिए। साफ तथा पसीना रोकने वाले जुराबे पहनिए। नंगे पैर कभी ना चलिए, अन्यथा गोल कृमि तथा हुक कृमि शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है दांतों की सफाई। ठीक है। उचित आहार का अच्छे स्वास्थ्य से विशेष संबंध होता है। भोजन का पाचन चूंकि दांतों से ही प्रारंभ होता है, अतः दांतों को स्वच्छ व स्वस्थ रखना अत्यंत आवश्यक है। दांतों का सड़ना सबसे अधिक सामान्य समस्या होती है। आप लोगों के दांत सड़ जाते हैं। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भोजन करते समय भोजन के छोटे छोटे कण दांतों के साथ चिपक जाते हैं और जीवाणु इन कणों को सड़ाकर अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह अम्ल दांतों की सफेद परत तथा क्राउन को नष्ट कर देता है। इसके बाद यह डेंटिल का लक्ष्य करके उसमें छेद बना देता है। दांतों को सड़ने से बचाने के लिए अधिक चीनी खाने से परहेज कीजिए। हमें ज़्यादा स्वीट मीठा नहीं खाना चाहिए। प्रातः शौचादि के बाद और रात को सोने से पहले दांतों को किसी अच्छे टूथब्रश या टूथपेस्ट से साफ करना चाहिए। ओके। चलिए, अगेन आपकी एक टेबल है जिसमें विटामिन दिए हुए हैं, उनके अभावजन्य रोग हैं और इनके लक्षण हैं। विटामिन ए। विटामिन ए से आपको क्या होता है? क्षीणता, दृष्टिहीन, कमजोर दृष्टि, अंधेरा रात में कम दिखता है। विटामिन बी से बैरी बैरी हो जाती है, दुर्लभ पेशियां हो जाती हैं, ऊर्जा की कमी। विटामिन सी से स्कर्वी। विटामिन डी रेक्टस। कैल्शियम से दंत क्षय और अस्थियां हैं। आयोडीन से घेंगा मतलब गॉइटर, और आयरन से आपका अरक्तता हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे है भोजन की स्वच्छता। अब हमें भोजन की कैसे स्वच्छता रखनी चाहिए। भोजन को खुला ना छोड़िए, कभी भी भोजन को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन को सदैव ढककर रखिए ताकि वह मक्खी, मच्छरों तथा धूल के कणों से सुरक्षित रहे। ये कीट रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु फैलाते हैं। सदैव ताजा तथा सफाई से पकाया गया भोजन ही आपको ग्रहण करना चाहिए। जो घर पर मम्मी बनाती हैं वही खाना हमें खाना चाहिए। ठीक है। उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार के माध्यम से की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन आना, बालों के रंग उड़ना, त्वचा की आपकी बीमारियां और पेचिक आदि। यदि किसी व्यक्ति के आहार से प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी तथा वह बिल्कुल क्रशकाय हो जाएगा। विभिन्न विटामिनों तथा खनिज लवणों के अभाव में भी शरीर में विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती हैं। अगर आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे एलिमेंट्स जो भी हैं तो आपके जो बॉडी है उसमें कमी हो जाएगी। ओके। सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। ओके। अब इसके कुछ हम मुख्य बिंदु देखते हैं कि इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। वह आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हो संतुलित आहार कहलाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार हमें लेना आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फल तथा रुक्सांश संतुलित आहार के प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले जो है वो प्रमुख तत्व होते हैं। ओके, मेन एलिमेंट्स होते हैं। प्रोटीन शरीरवृत्त भोजन है। शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्रोटीन युक्त आहार की हमें आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ एंड हमें लगता है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।